इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वंदे मातरम पर आज लोकसभा में चर्चा होने वाली है। आपको बता दें पीएम मोदी सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह का भाषण भी होगा। इसके साथ ही आपको बता दें विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई चर्चा में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी और अन्य सांसद भी चर्चा में शामिल होंगे। राज्यसभा में कल वंदे मातरम पर चर्चा होगी। राज्यसभा में भी अमित शाह जो है वो चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें अमित शाह के बाद जेपी नड्डा राज्यसभा में बोलेंगे। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी जो है वो सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम पर आज लोकसभा में चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें लोकसभा में राजनाथ सिंह का भाषण भी होगा। विपक्ष की तरफ से कई नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं। प्रियंका गांधी और अन्य सांसद भी इस चर्चा में शामिल होंगे। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में कल वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में अमित शाह जो है वो चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमित शाह के बाद जेपी नड्डा राज्यसभा में बोलेंगे। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें इंडिगो का संकट आज भी बरकरार है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 134 उड़ानें जो है वो आज रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली 75 उड़ानें रद्द हुई हैं। वहीं अगर अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात की जाए तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 18 उड़ानें रद्द हुई हैं। कर्नाटक में 127 उड़ानें कैंसिल की गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। इंडिगो का संकट जो है वो लगातार बरकरार है। आज कई उड़ानें जो है वो रद्द की गई हैं। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 18 उड़ानें, वहीं दिल्ली एयरपोर्ट की बात की जाए तो 75 उड़ानें जो है आज रद्द कर दी गई है। कर्नाटक में भी 127 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। तो देश के कई हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें जो है सामान्य नहीं हो पा रही हैं। आपको बता दें पिछले 5 दिनों से ये संकट जो है वो लगातार बरकरार है, जिसके कारण देरी और कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि एयरलाइन की उड़ानों में अभी भी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली और मुंबई दोनों ही प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो के यात्री सोमवार को भी फ्लाइट रद्द होने की वजह से परेशान दिखे। दरअसल इंडिगो में जारी परिचालन संकट अभी भी लगातार बरकरार है। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर सोमवार को भी इंडिगो की उड़ानें रद्द हो रही हैं और उनमें देरी भी हो रही है। हालात को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट में सोमवार को यानी आज सुबह 6:30 बजे यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया, जिस एडवाइजरी में बताया गया कि उड़ानों में देरी हो सकती है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी कहा कि घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक जरूर कर ले, ताकि एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही आपको बता दें दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 134 उड़ानें रद्द हुई हैं, जिसमें से 75 प्रस्थान और 59 आगमन वाली उड़ानें थी। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर भी 127 उड़ानें रद्द हुई हैं। तो जो इंडिगो की संकट है वो लगातार बनी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। घुसपैठियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें देश के संसाधनों पर नागरिकों का हक है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी अनजान को नौकरी ना दे। तो घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 2 टूक जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को नौकरी ना दे। यूपी में घुसपैठियों पर यह निर्णायक कार्रवाई जो है वो शुरू की जा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ योगी सरकार ने अब कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की है किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी अनजान व्यक्ति को नौकरी ना दी जाए। योगी आदित्यनाथ ने एक आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था को मजबूत रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब सख्त अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पहचान सत्यापन से लेकर निर्वासन तक की प्रक्रिया जो है वो तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के संसाधनों पर हमारे नागरिकों का हक है
उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और दृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी घुसपैठियों को किसी तरह का कोई नौकरी ना दिया जाए, क्योंकि जो भी देश का संसाधन है उस पे नागरिकों का हक होता है। उन्होंने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने की शुरुआत की घोषणा की है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर अब कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई नौकरी ना दी जाए, क्योंकि जो देश का संसाधन है उस पे देश के नागरिकों का हक होता है, घुसपैठियों का नहीं। तो ये बड़ी जानकारी, अपडेट आपको हम बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर ये कड़ा निर्देश दिया है। अब एक निर्णायक कार्रवाई जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू की जाएगी और इसको लेकर उन्होंने पूरे देश। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर यह कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अनजान व्यक्ति हो उसे नौकरी ना दी जाए। और क्या कुछ कार्रवाई जो है अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा सकती है घुसपैठियों को लेकर? देखिए प्रज्ञा, लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए हैं और घुसपैठिए रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, उनके खिलाफ लगातार अभियान भी उनके निर्देशों के बाद में चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट करके लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान व्यक्ति को जो है वो आप ऐसे ही नौकरी मत दीजिए, आप किसी को अपने घरों में ठहराइए, पूरे वेरिफिकेशन के साथ ही आप चीजों को आगे बढ़ाइए। देखिए, होता यह है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसमें हमारे ही लोगों का हक है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो आ करके यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं। वेरिफिकेशन कई दफे जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो नहीं कराती, 4 पैसे बचाने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे देश के लिए घातक होता है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब उन्होंने निर्देश दिए कि वेरिफिकेशन जो सरकारी संस्थानों में जुड़े हुए, तो चाहे नगर निगम जुड़े हुए सफाई कर्मचारी हो या फिर अन्य विभाग में जो काम कर रहे हैं लोग हैं, उनकी एनआरसी दस्तावेज मांगे जाने हो, वहीं दूसरी ओर आज एक अपील मोड में भी सीएम नजर आए। तो देखिए, दोनों फ्रंटियर खुले हुए हैं। जहां एक और एक्शन मोड में कागज मांगे जा रहे हैं कि अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो आप कागज दिखाइए, कागज दिखाने के बाद ही वो जहां पर नौकरी कर सकते हैं या फिर रह सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो लोग हैं उनसे अपील भी की जा रही है कि आप लोग भी आइए और पूरा सहयोग दीजिए, जिससे जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें और तेजी आए और जो हमारे रिसोर्सेस है वो हम बचा सके और हमारे लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे सके। देखिए, बिल्कुल अनुराग, क्योंकि ये जो अभियान जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू किया गया है, लोगों से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज लोगों से भी उन्होंने ट्वीट के जरिए अपील भी की है। ऐसे में ये जो अभियान है उसकी समय सीमा क्या है और अगर ये लागू होता है तो सबसे पहले किस क्षेत्र में लागू किया जाएगा? कौन सा सबसे संवेदनशील क्षेत्र है इस नजरिए से? ये प्रज्ञा, देखिए जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, जैसे सफाई कर्मी हैं, तो नगर निकाय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दिए थे कि 17 वो नगर निकाय हैं, उसको निर्देश दिया गया था कि जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे कार्यदायी संस्थान के हो या फिर नगर निगम बॉडी के हो। मैं लखनऊ की अगर प्रज्ञा बात करूँ तो लखनऊ में कार्यदायी 2 प्रमुखतम संस्थाएं हैं जो नगर निगम के साथ मिलकर काम करती हैं और उसमें बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी हैं जो सुबह घर घर जाकर के कूड़ा उठाते हैं, गलियों में झाड़ू लगाते हैं। इनमें से एलएसए और लॉयल एनवायरो ये 2 ऐसी प्राइवेट फर्म्स हैं जो साथ में मिलकर के काम करती हैं। लॉयल एनवायरो जो है वो 3 जोन में काम करती है और एलएसए यानी लखनऊ स्वच्छता अभियान जो फर्म है वो काम करती है लखनऊ के 5 जोन में। एलएसए ने प्रज्ञा भी हाल ही में अपनी जो है रिपोर्ट में बताया है कि जब एनआरसी से संबंधित सफाई कर्मचारियों से डाटा मांगे गए तो 160 वो सफाई कर्मचारी थे जो नदारत हो गए, कहीं भाग गए, फिर उनके बारे में पता ही नहीं चला वो कहाँ गए। जहाँ वो रहते थे वहां जाके भी रीचेक किया गया, वहां पर भी वो नहीं मिले। तो 160 लोग जिनको एनआरसी संबंधित डाटा मांगा गया वो अपना डाटा नहीं दे पाए, नहीं पेश कर पाए। उसके बाद फिर वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। बहरहाल जांच जारी है, उनका पता किया जा रहा है। लेकिन अब आप सोचिए
कि ये जो गली गली में लोग जा रहे हैं, हर जगह पे हमारा क्या एस्टेब्लिशमेंट बना है, हमने क्या कुछ बनाया है, किस गली में क्या कौन सी बिल्डिंग है, क्या बना हुआ है, इतनी महत्वपूर्ण जो जानकारी है। मान लीजिए कि अगर ये किसी दुश्मन देश को दे देते हैं तो इससे कितना बड़ा हमारा नुकसान होगा, हम सारे भारत वालों का नुकसान होगा। क्योंकि कई जगहों पे देखिए, लखनऊ हो, कानपुर हो, या कोई और जनपद हो, नगर निकाय में जो वेरिफिकेशन का काम है वो जारी है और सब जगह से यही खबर आ रही है। हम लगातार इंडिया वॉइस के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो अधिकारी हैं, वो जब उनसे जवाब लेने जाते हैं, सफाई कर्मचारियों से दस्तावेज मांगे जाते हैं या फिर अवैध सेटलर्स जो है जिसकी झोपड़ी में रह रहे हैं उनसे मांगा जाता है, तो ना संतोषजनक दस्तावेज मिलते हैं, ना संतोषजनक जवाब मिलता है। और बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या समाज में किसी तरह का विवाद पैदा हो सकता है इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अगर ये अभियान चलाया जा रहा है तो? जी, लगातार देखिए अभियान जारी है और इस बीच कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी कोऑपरेट करते आ रहे हैं। यहाँ देखिए हमारे साथ भी कुछ लखनऊ के लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे जी। लगातार जो बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, खुश हैं आप उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि हम सिर्फ अपने देश से खुश हैं, बाकी जो घुसपैठिए लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। और ये चीज हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जो अभियान चल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अर्थात जो बाहर के लोग आए हुए हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं, कोई कागज नहीं, उनको बाहर निकाल दिया जाए, ये हम चाहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील करी है, उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जो घुसपैठिया हो सकता है या रोहिंग्या हो सकता है, उसको बिना वेरिफिकेशन की नौकरी मत दीजिए। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, बिल्कुल सही कहा है, बिना वेरिफिकेशन नौकरी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, विदाउट कागज कोई मतलब नहीं बनता है, वो हमारे देश का नागरिक नहीं, हमारे साथ क्या कर सकता है। इसके लिए हम लोग खुद सोचते हैं कि हमारे साथ वो क्या करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा। तो इसके लिए सरकार जो है जो कदम उठा रही, बहुत अच्छा कदम उठा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, आप लखनऊ के नागरिक हैं जी, साथ में है सरकार के, उनको जानकारी देंगे अगर कोई अगल बगल रहेगा तो? बिल्कुल बिल्कुल जानकारी देंगे। अगर कोई अगल बगल विदाउट कागज या विदाउट जानकारी के रहता है तो हम बिल्कुल तुरंत पुलिस को खबर करेंगे कि हमारे साथ ये चीज, हमारे साथ ये बंदा रह रहा है, बंदा आया है, कौन है इसे हम नहीं जानते, आप इसकी वेरिफिकेशन कराइए, बिल्कुल बोलेंगे। देखिए प्रज्ञा, ये हाल है। तस्वीर में लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहा था, ये लखनऊ के लोग हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रमुखता से अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। इनका कहना है कि अगर हमको पता रहेगा कि बांग्लादेशी कहाँ है तो हम बता देंगे। तो देखिए ये पूरे लखनऊ का हाल है। लखनऊ में जगह जगह जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो LIU की यूनिट्स है उनकी हेल्प कर रहे हैं और तमाम जगहों पर जो है वो सरकारी महकमे जो है बिल्कुल अनुराग, लेकिन एक सवाल ये भी है कि घुसपैठियों के खिलाफ ये जो निर्वासन की प्रक्रिया है उसके लिए क्या कोई योजना बनाई गई है? क्योंकि जिस तरीके से बहुत ऐसे सेक्टर हैं, जैसा कि आप कर्मचारी हो या सफाई कर्मी हो, उन सभी में कई घुसपैठिए जो है वो काम कर रहे हैं। अगर उन्हें हटाया जाता है या निर्वासन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है तो उसके लिए क्या कुछ योजना जो है वो सरकार की तरफ से बनाई गई है? देखिए, जो अवैध सेटलर्स हैं उनको हटाया जा रहा है और इस बीच जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो हमारे मंडल हैं, मंडल स्तर पर जो है वो डिटेंशन सेंटर्स जो है वो बनाया जाए। देखिए दिल्ली में डिटेंशन सेंटर्स हैं और तकरीबन 1500 वो लोग जो कि अवैध रूप से भारत में आए, तो वो चाहे बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या हो या फिर कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से भी लोग हैं जो यहाँ आए और यहीं पर रह गए, उनका वीजा पूरा हो गया तब भी वो यहाँ पर रहे। उसी तर्ज पर अब उत्तर बिल्कुल अनुराग, अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ के अपील के बाद किस तरह से और भी कार्रवाई की जा रही है और घुसपैठियों के खिलाफ और क्या कुछ एक्शन जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो और भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बहराइच से है, जहां अस्पताल में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें समर्पण हॉस्पिटल में यह भीषण आग लग गई है। वहीं आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जो है वो काबू पाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें पुलिस और दमकल विभाग की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। तो गोंडा रोड पर स्थित प्रसिद्ध समर्पण हॉस्पिटल में यह अचानक भीषण आग लग गई है, जिससे परिसर में अब अफरा तफरी मच गई है। आग की वजह नहीं पता चल पाई है, अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह अस्पताल आपको बता दें निर्मला अधीन और पुल के पास स्थित है, जहां आग लगते ही अस्पताल
स्टाफ और मरीजों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम जो है पिछले 1 घंटे से लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भीषण आग जो है इस हॉस्पिटल में लगा है, लेकिन आग पर अब पूरी तरह से काबू जो है वो पा लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जिला प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है और आग के वास्तविक कारण की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के भी जनहानि की सूचना जो है वो नहीं मिली है। तो बहराइच का ये पूरा मामला है जहां समर्पण हॉस्पिटल में ये भीषण आग लग गई है। आपको बता दें अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया जा चुका है, लेकिन आपको बता दें लगातार प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो लगातार मौजूद है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए महेश चंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, ये बहराइच के समर्पण हॉस्पिटल में भीषण आग लगने की खबर जो है वो सामने आई है, कब ये आग लगी और क्या कुछ स्थिति जो है अभी है वहां पे? जी प्रज्ञा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आग लगी है ये सुबह ही लगी है और सुबह जब लोगों ने देखा कि ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से से आगों की लपटें निकल रही हैं तो फिर लोगों ने फिर शोर मचाना चालू किया। फिर धीरे धीरे बिल्डिंग के सभी लोग जान पाए और हॉस्पिटल में जितने भी मरीज थे उनको फिर धीरे धीरे करके बाहर निकाला गया। आपको बता दें आग किन कारणों से लगी है इसका भी प्रशासन कोई भी प्रशासन को किसी बात बिल्कुल महेश, क्या किसी के जनहानि होने की भी सूचना सामने आई है? नहीं, अभी तक किसी की जनहानि की कोई सूचना नहीं आई है क्योंकि आग ऊपर वाली बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में लगी हुई थी तो जिसके चलते यह आग धीरे धीरे नीचे बढ़ रही थी। तो जब तक कोई जनहानि होती तब तक लोगों को सूचना दे दी गई थी और अस्पताल खाली करा लिया गया था। जी प्रज्ञा। बिल्कुल महेश, अगर अभी की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है, क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड और तमाम प्रशासनिक अमला जो है सुबह से ही इस आग को बुझाने के लिए जुटा हुआ था। आग पर अब काबू पा लिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी बिल्डिंग के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी दमकल कर्मी और अग्निशमन कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर स्थिति पर प्रशासन निगाह बनाए हुए है। बिल्कुल महेश, अगर बात की जाए क्योंकि हॉस्पिटल में कई मरीज भी होंगे, उनकी क्या कुछ स्थिति है, उन्हें किस तरह से शिफ्ट किया गया है? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि उन लोगों को जो मरीज बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं थे उनको स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की मदद से बाहर लाया गया है और सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेश इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी जनपद के आगरा गेट चौकी के अंदर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर सीओ पुलिस बल के साथ जो है वहां पे पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की जांच पड़ताल की। दरअसल ये पूरा मामला जनपद मैनपुरी के आगरा गेट चौकी क्षेत्र का है, जहां साबिर पुत्र सलाउद्दीन अपनी बेटी के साथ जा रहा था। रास्ते में ई रिक्शा में रखी बल्ली साबिर की पुत्री को लग गई, जिसके बाद ई रिक्शा चालक निहार और साबिर के बीच कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट की पूरी घटना पास में लगे हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी लेकर आई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग चौकी पे इकट्ठा हुए। दोनों के बीच जमकर मारपीट होने लगी थी। दबंगों को पुलिस का जरा भी खौफ जो है वो नजर नहीं आया। पुलिस ने काफी देर बाद मामले को शांत किया और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी जुटाई। मामले की जानकारी देते हुए सीओ सिटी संतोष कुमार ने कहा कि साबिर पुत्र सलाउद्दीन अपनी पुत्री के साथ जा रहा था, तभी ई रिक्शा निहाल इस बक्की लग गई और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। ये यहाँ आगरा चौकी पे जो क्षेत्र पड़ता है, एक केयर हॉस्पिटल है। यहाँ पे 2 पक्ष में लड़ाई हुई थी। पुलिस मिली तो पुलिस यहाँ पे आ गई है और पुलिस ने पाया कि साबिर सनाफ सलाउद्दीन जो मोहम्मद नगर रहने वाले हैं, अपनी छोटी बेटी के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे थे।
तभी मोहम्मद निहाल एक ई रिक्शा पे बांस की बल्ली लेके जा रहा था। बांस की बल्ली शायद उस लड़की के हाथ में कहीं लगा है। उसके पिता साबिर ने कुछ बोला निहाल को। इसी बात को लेकर के दोनों बच्चों में लड़ाई हुई है और देखते ही देखते दोनों बच्चों की और थे जो निहाल है उसके बच्चों कई लोग आकर के 15-20 लोग आकर के आपस में भिड़ गए हैं और यहाँ से चौकी पे उसको साबिर को ले जाया जाएगा, जहाँ भी भीड़ अपनी तहरीर लेके आई थी लिखवाने के लिए। तो अभी पुलिस मौके पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देख रही है, किसकी गलती है ये भी देख रही है और उसके बाद जो तहरीर मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश सदियों से वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शिक्षा का एक जीवंत प्रयोगशाला रहा है। उन्होंने बताया कि उज्जैन वैदिक काल से ही काल की गणना का आदि केंद्र माना जाता है, जहां से समय, ज्योतिष और ज्ञान परंपराओं का अद्भुत विकास हुआ। प्रधान ने जोर देकर कहा कि आज आवश्यकता है कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और शिक्षा पद्धति को आधुनिक तकनीक, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। उनका मानना है कि ऐसा करने से वैश्विक स्तर पर भारत की महान संस्कृति, शोध परंपराएं और शिक्षा प्रणाली को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एआई और डिजिटल नवाचार भारत की सबसे प्राचीन विद्या परंपरा को भविष्य के वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर देते हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। मध्य प्रदेश में शिक्षा की साइंटिफिक एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एजुकेशन, स्पिरिचुअल ओरिएंटेड एजुकेशन की वर्णन करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश एक जीता जागता लैबोरेटरी है। अगर महाकाल जाओ, काल गणना की आदि बिंदु महाकाल है। यह व्यवस्था कब बनी थी? वैदिक काल से व्यवस्था यहां बनी है। वैदिक काल की आयु 7-8 हजार है। मध्य प्रदेश के पास ज्ञान के भंडार अथाह है, लेकिन वो हिंदी में, लोक भाषा में है, लोक कथा में है। यह जब तक एआई में नहीं पहुंचेगा तब तक यह ज्ञान भंडार दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। बाकी का छोड़ो क्यों, इसलिए मैंने प्रयोगशाला कहा। मध्य प्रदेश अगर हिंदी में परंपरागत ज्ञान को, वैज्ञानिक ज्ञान को, जो भारतीय तत्व आधारित है, उसको एआई में डालेगा, उसकी लाभ हिंदी पट्टी के सभी लोगों को मिलेगा। आजकल हिंदी क्या, भारत की कोई भी भाषा में रहे, एआई उसको किसी भी भाषा तक पहुंचा सकती है। यह भारतीय लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स कर चुका है। मध्य प्रदेश में अग्रणी होनी चाहिए। हर एक विद्यार्थी को आने वाले दिनों में, अगर 2047 में, 2035 में हमको 2 टारगेट पूरा करना है, तब हमें एआई ट्यूटर्स, इसके लिए पहले आपके वहां लगभग 7 लाख स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर मिला के 8 लाख टीचर होंगे। मध्य प्रदेश शासन एनईपी को इंप्लीमेंट करते हुए मिशन मोड में ये 8 लाख टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग, यही बनेंगे तो 5 करोड़ बच्चों को तो संभालेंगे ना। 8 लाख टीचर्स, स्कूल मैंने आंगनबाड़ी से लेके हायर एजुकेशन तक, ये जो टीचर्स है इसको एआई से जोड़ के उनको दक्ष करना, ये एक चुनौती आपके सामने है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर इटावा से है, जहां पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है। दरअसल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके घर से आभूषणों से भरी अटैची चोरी हो गई है। शिकायत के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निर्देशन में एसओजी, सर्विलांस और थाना कोतवाली की संयुक्त टीमें गठित की गई। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जिले में लगे करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।